अभी वापस आएंगे। इस समय पूरे ईरान में एक भयानक नरसंहार हो रहा है। अयतुल्ला खामेनेई महसूस कर सकते हैं कि यह विरोध पिछले विरोधों से अलग है और यही वजह है कि अब ईरानी बल प्रदर्शनकारियों को उस स्तर पर मार रहे हैं जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। देश के अंदर इंटरनेट अभी भी बंद है और अब वे उन उपयोगकर्ताओं के पीछे पड़ गए हैं जो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रदर्शनकारियों और ईरानी अपराधों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। कल भेजा गया संदेश कहता है, पूरी दुनिया को बताओ। उन्होंने शुक्रवार को सभी पर गोलियां बरसाईं। उन्होंने सभी पर गोली चला दी। पूरा संदेश कहता है, शहर में सभी को मारना, लोगों के बच्चों का नरसंहार करना। IRGC अधिकारी जब भागे तो वे 5 मिनट भी विरोध नहीं कर सके। उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 लोग। पहले दिन मैंने अपने सामने वाले क्लिनिक में 5 शव ले जाए। पूरी दुनिया को बताओ, शुक्रवार को गोलियों की बौछार से 50 लोग मारे गए। मेरा इंटरनेट अब 500 सेकंड में कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह मूल रूप से एक ईरानी संदेश था, इसलिए अनुवाद थोड़ा गलत है, लेकिन मूल रूप से संदेश स्पष्ट है। ईरानी सेना नरक बरपा रही है। जो संदेश हमने अभी पढ़ा वह एक शहर, एक इलाके के बारे में है, लेकिन ऐसा पूरे देश में हो रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरानी राज्य मीडिया टेलीविजन पर ईरानी बच्चों के माता पिता को संदेश प्रसारित कर रहा है, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को बाहर न भेजें। अगर वे मारे जाएं तो आप अधिकारियों से शिकायत नहीं कर सकते। यह कितना भयानक संदेश है जिसे इन लोगों की सरकार के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। जरा सुनिए। हम अभी वापस आएंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले धार्मिक समूहों के लिए, बसीद सदस्यों के लिए और क्रांतिकारी हिजबुल्लाह राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए, हम इन दिनों में युग के इमाम की पुकार और आह्वान सुनते हैं। क्या कोई मददगार है जब हम सृष्टि की दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की ओर बढ़ रहे हैं? आज रात सभी मस्जिदों, सभी ठिकानों, हर जगह हिजबुल्लाह के सभी युवाओं, धार्मिक समूहों और ईश्वर के धर्म के प्रति चिंतित लोगों की उपस्थिति से भर जाने का समय है। और आज रात वह रात है जब माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, चाचा चाची फोन करें अगर आपको पता है कि वह लड़की या वह लड़का थोड़ा भटका हुआ है। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए अगर कुछ होता है, अगर किसी को चोट लगती है, अगर कोई गोली भटक जाती है या चलाई जाती है, और अगर किसी के साथ कुछ होता है तो बाद में शिकायत मत करना। इसी वजह से हमने पहले ही मुनाफिकों के साथ फूट और संघर्ष के दिन झेल लिए हैं। हमने वे दिन भी झेल लिए जो 8 साल की जंग के दौरान मुश्किल से गुजरे थे। हम अभी वापस आएंगे। और इससे पहले कि मैं आप लोगों की चश्मदीद गवाहियों को पढ़ूं, मैं एक बार फिर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस समय ईरान से रिपोर्ट्स की पुष्टि करना मुश्किल है क्योंकि वहां से ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आ रही। इंटरनेट बंद है। वे स्टारलिंक यूजर्स पर नज़र रख रहे हैं और कोशिश है कि कुछ भी बाहर न जाए। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार ईरानी सुरक्षा बल देश भर में प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का प्रयोग कर रहे हैं। संगठन को भेजे गए फुटेज में कई शव बैग में दिख रहे हैं, जैसा कि वीडियो के साथ आए चश्मदीदों के बयानों में बताया गया है। घटना स्थल पर कई शव मिले हैं। पास के औद्योगिक शेड में भी शव बताए जा रहे हैं। हमारे पास फोर्टिज, कर्ज और अल-कादिर जैसे पूर्वी तेहरान के अन्य शहरों से भी वीडियो हैं जिनमें जमीन पर पड़े शव दिख रहे हैं। यह दर्शाता है कि यह हत्याकांड सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं बल्कि और जगह फैल रहा है। सबसे सतर्क अनुमान के अनुसार पिछले 44 घंटों में कम से कम 2000 लोगों की हत्या की गई है। यही समय है जब इंटरनेट बंद हुआ। एक डॉक्टर ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि सिर्फ एक अस्पताल में कम से कम 70 शव लाए गए। यहां 2 प्रमुख बातें हैं जिन पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, 2000 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा एक रूढ़िवादी अनुमान है। मैंने ऐसे अनुमान भी देखे हैं जिनमें सिर्फ पिछले 2 दिनों में 4000 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। और अगर इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो नवंबर 2019 में ईरान के अंदर एक और आर्थिक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सरकार ने वही किया जो वे अब कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए हत्या की होड़ मचा दी थी। उन्होंने करीब 1500 लोगों को मार डाला, जो अब तक के विद्रोहों में सबसे ज्यादा था। उस महीने को ब्लडी नवंबर, खूनी नवंबर का नाम दिया गया है।
अब तक यह सबसे ज्यादा लोगों की संख्या थी जो इस्लामिक शासन ने कभी मारी थी। अब उन्होंने सिर्फ पिछले 2 दिनों में ही उस संख्या को पार कर लिया है। उन्होंने और ज्यादा लोगों को मार डाला है और वे लगातार और लोगों को मारते जा रहे हैं। जब हम प्रदर्शनकारियों की बात करते हैं तो यह साफ दिखाता है कि आयतुल्लाह कितना डरा हुआ है और यह प्रदर्शन पिछले प्रदर्शनों की तुलना में कितना बड़ा है। क्या ये आपने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, मैंने ये नवंबर में देखा है, खूनी नवंबर 2019 में। लेकिन अब ये अलग है क्योंकि लोग सच में अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग सच में अपने असली नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे अपने चेहरे दिखा रहे हैं। उन्हें यह कहने में कोई डर नहीं है जोर से, राष्ट्रपति ट्रंप हमें आपकी मदद चाहिए। ये वही है जो अब ईरान के लोग कह रहे हैं और मैं आपको बता रही हूं क्यों, क्योंकि ये लोगों के खिलाफ एक युद्ध है। इस शासन ने अपने लोगों के खिलाफ ही युद्ध शुरू कर दिया है। इंटरनेट बंद होने पर भी अली खामेनेई वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे 1.8 करोड़ लोग बाहर किए गए थे। अली खामेनेई इस्लामिक रिपब्लिक के सर्वोच्च नेता ट्विटर पर हैं और नरसंहार का आदेश दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लगता है ये उनका अंत है? हाँ, और यही बात उन्हें डराती है। इसी वजह से वे अपने शासन के अंत से डर रहे हैं, इसी वजह से वे नरसंहार का आदेश दे रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया है, पूरी तरह से अंधेरा कर दिया है। इसलिए मैं घबराई हुई हूँ। यही वजह है कि अब आयतुल्लाह अपने ही नागरिकों पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इन ड्रोन को रात के समय उड़ा रहे हैं जब विरोध प्रदर्शन चल रहे होते हैं और वे प्रदर्शनकारियों के चेहरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह वे प्रदर्शनकारियों के घर छापते हैं और गिरफ्तार करते हैं। द गार्जियन के मुताबिक अब तक उन्होंने 2300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और यह याद रखना जरूरी है कि ये सारी गिरफ्तारियां असल में मौत की सजा के बराबर हैं क्योंकि खामेनेई इन प्रदर्शनकारियों को भगवान का दुश्मन मानते हैं और ईरान में इसका मतलब है कि आपको सीधे मौत की सजा मिल जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हत्या यहीं पर नहीं रुकती। कल रात IRGC ने इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात कर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी शुरू कर दी। सिर्फ तेहरान में ही सैकड़ों लोग इस तरह मारे गए। एक अस्पताल कर्मचारी ने BBC को बताया कि लाशों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मुर्दाघर में जगह ही नहीं बची थी। जब मुर्दाघर भर गया तो लाशों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया। उन्होंने उन्हें प्रार्थना कक्ष में एक दूसरे के ऊपर जमा दिया। एक ईरानी का संदेश है कि यह नरसंहार पिछले सभी विद्रोहों में हुई हत्याओं से कहीं बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने जवान और बूढ़े ईरानियों को ऐसे काट डाला जैसे जमीन पर गिरे हुए पतझड़ के पत्ते हों। ईरान में हालात तेजी से बदल रहे हैं और हम आपको अपडेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से YouTube पर विरोध प्रदर्शनों को कवर करना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अगर आप लोग 1 सेकंड निकालकर नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें तो बहुत मदद मिलेगी। इससे हमें एल्गोरिदम में सच में फायदा होता है। अब वापस चलते हैं विरोध प्रदर्शन की ओर। यह आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि ईरानी स्टेट टीवी यानी ईरानी टेलीविज़न का न्यूज़ चैनल, याद रखें अभी ईरानी लोग सिर्फ वही देख सकते हैं क्योंकि उनके पास बाहरी दुनिया तक पहुंच नहीं है। वो टीवी न्यूज़ चैनल अब एक ऐसा सेगमेंट चला रहा है जिसमें इन प्रदर्शनकारियों को हथियारबंद आतंकवादी कहा जा रहा है। यह ठीक उसके विपरीत है जो 2 दिन पहले था जब इन प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम लीडर ने दंगाई कहा था। शब्द हमें बताते हैं कि वे क्या योजना बना रहे हैं। यह मूल रूप से ईरानी जनता की नज़रों में प्रदर्शनकारियों को अमानवीय दिखाने की कोशिश है। तो हत्याएं जारी रह सकती हैं और दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि हमें इन हत्याओं के बारे में कम से कम जानकारी मिलती जाएगी। इसीलिए मैं स्टारलिंक पर बात करना चाहता हूं। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, ईरान में करीब 40 से 50 हज़ार स्टारलिंक टर्मिनल हैं जिनसे ही ईरानी लोग बाहरी दुनिया से जुड़ पा रहे हैं। अब 50 हज़ार एक बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ईरान 92 मिलियन लोगों का देश है और 2 रात पहले हमने देखा कि लाखों लोग वास्तव में विरोध कर रहे थे। तो 50 हज़ार निश्चित रूप से सभी प्रदर्शनकारियों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब लगता है कि IRGC सच में स्टारलिंक टर्मिनलों और उनका इस्तेमाल करने वालों के पीछे जा रही है। अनधिकृत सैटेलाइट इंटरनेट को अब राज्य के लिए आधिकारिक खतरा माना गया है। कब्जे को सुरक्षा खतरा माना जाता है, तकनीकी उल्लंघन नहीं। ब्लैकआउट में फाइबर और मोबाइल नेटवर्क बंद होने पर कोई भी कनेक्शन तुरंत दिख जाता है।
स्टारलिंक सक्रिय होते ही उसका वाईफाई सिग्नल होमिंग बीकन बन जाता है। प्रदर्शनों में वे राज्य द्वारा सक्रिय माने गए स्थानों की पहचान करते हैं, तलाशी और चेक पॉइंट्स कड़े होते हैं, मुखबिर सक्रिय होते हैं, हॉटस्पॉट्स को दुश्मन सेल जैसा मानते हैं जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। दुर्भाग्यवश यह सब काम कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्टारलिंक बंद करने और सूचना नियंत्रित करने में सफल दिख रही है। आज सामान्य चैनलों पर पिछली 2 रातों के मुकाबले कम वीडियो हैं, लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं वे हमें बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप प्रून और तेहरान से आए वीडियो देख सकते हैं, जिनमें भारी संख्या में प्रदर्शनकारी अपने मोबाइल फोन की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। वे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अधिकारियों ने तेहरान की कई सड़कों की बिजली प्रदर्शन दबाने के लिए काट दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संख्या कम नहीं हो रही है, बल्कि अब और समूह प्रदर्शन में शामिल होकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। ईरानी, अजरबैजानी, तुर्की राजनीतिक समूहों ने एक संयुक्त बयान में ईरान की तुर्की आबादी से ऑनगोइंग प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की है। ईरान के अजरबैजानी तुर्क कोई छोटा समूह नहीं है, वे देश के सबसे बड़े जातीय समुदायों में से एक हैं। यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है जो संभावित जातीय और क्षेत्रीय लामबंदी के संकेत देता है, साथ ही व्यापक जन असंतोष को भी दिखाता है। हमारे पास कुर्दिश फ्रीडम पार्टी पीएके है, जो कह रही है कि वह IRGC के ठिकानों पर हमला कर रही है और 3 सदस्यों को घायल करने का दावा करती है। यह समूह लड़ाई में हैरान करने वाली दक्षता रखता है। इन लड़ाकों के पास सीरिया में ISIS और अन्य मोर्चों पर लड़ने का लंबा अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने सीरिया में अमेरिकी बलों के साथ भी काम किया है। इनकी संख्या कम है, फिर भी ये गंभीर ताकत हैं। हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल रात यह ट्वीट किया, ईरान आज़ादी की ओर देख रहा है, शायद पहले कभी नहीं देखा था। अमेरिका अब मदद के लिए तैयार है। बेशक बहुतों को यह सिर्फ राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपति ट्रंप के उन बयानों में से एक लग सकता है जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में दिए हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह नई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन ने आधिकारिक रूप से ईरान पर हमला करने के लिए प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि किन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। एक विकल्प जिस पर चर्चा हो रही है वह है ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस खबर पर रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान में सैन्य हमलों के नए विकल्पों की जानकारी दी गई है और वे इसे गंभीरता से सोच रहे हैं। ईरानी शासन द्वारा प्रदर्शनों को दबाने के जवाब में ट्रंप को तेहरान में गैर सैन्य ठिकानों पर हमलों समेत कई विकल्प दिए गए हैं। कुछ विकल्प सीधे तौर पर ईरान की सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंटकॉम कमांडर किसी भी हमले से पहले और समय चाहेंगे। अब उम्मीद है कि यह प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अन्य रिपोर्टों के अनुसार ईरान इस खबर को गंभीरता से ले रहा है। ईरान के विदेश मंत्री लेबनान में आर्थिक यात्रा पर थे और मुलाकात कर रहे थे। शायद यह कोई आर्थिक सम्मेलन या कुछ ऐसा था। वह अन्य लेबनानी अधिकारियों से मिल रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी यात्रा को छोटा कर दिया है और अब वह तेहरान वापस जा रहे हैं। अब जाहिर है इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ईरान के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, तो वह उनमें से किसी भी वजह से वापस आ सकते हैं। लेकिन यह हमें एक बात जरूर बताता है, यह संकेत देता है कि वह अपना कार्यक्रम बदल रहे हैं और इसका मतलब है कि देश के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। अब हम ईरान की सीमा पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और लगता है कि अमेरिका ने कल रात सीरिया में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ठिकानों पर हमला किया। मुझे यकीन है कि यह ईरान के लिए एक अच्छा संदेश है। इन हमलों को देखिए। अब उस ताजा खबर पर और जानकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया में हमला किया है। नमस्कार जॉन। अधिकारियों ने कहा कि यह पिछले महीने 2 आयोवा नेशनल गार्ड सैनिकों और उनके अमेरिकी दुभाषी की हत्या का बदला है। सीरिया में 19 दिसंबर को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पहली हवाई हमले हुए थे। उस रात F-15E स्ट्राइक ईगल्स, A-10 वॉरहॉक्स और आर्मी अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप्स तैनात किए गए थे। हम पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जॉन, ये संसाधन क्षेत्र में अभी भी हैं। F-15 स्ट्राइक ईगल्स का स्क्वाड्रन हमेशा तैनात रहता है। शासन बिना लड़े हार नहीं मानेगा। उम्मीद है हत्याएं जल्द रुकेंगी।
हम आपको बिजनेस बेसिक्स पर अपडेट देते रहेंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की दिक्कत है जहां हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, चाहे उसमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते YouTube के मुताबिक हमारे 4 युद्ध वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना भी विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है। यूक्रेनियन इसी में लड़ और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये सब कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। इसे हमने खुद बनाया है, जिससे हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाही की फुटेज को ब्लर नहीं करते और हमारी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ विज्ञापनदाताओं के असंतोष के कारण खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और अगर आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सभी वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।